हमारे देश पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, वो है इस्लामिक आतंकवाद का। जो जिहाद लॉबी है उनकी प्लान है 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। जो नेहरू और उनके जो परिवार जो आज तक चल रहा है, इनका जो मुस्लिम प्रेम है उसके पीछे कोई ना कोई तो इनका एक थ्रेड है जो कनेक्टेड है। उनका ऑब्जेक्टिव है बाय हुक और बाय क्रुक पूरे संसार को इस्लामाइज करना या क्रिश्चियनाइज करना। अच्छा, ये हिंदू वहीं पे जाकर सजदा करते हैं जी, चादर चढ़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते, ये क्या मानसिकता है? ये जो पिछली 3 पीढ़ियों से हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है उसी का परिणाम है। कभी भी जब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती है उनका उद्देश्य क्या होता है? उसका पहला उद्देश्य तो होता है कि सच्चा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा सके, प्लस दूसरा होता है कि आप अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने इतिहास का महिमा मंडन करते हैं ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। हमारे देश की किताबें पूरे संसार में अकेली ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे देश के बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करने का काम करते हैं। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। आत्मगौरव खत्म कर देते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग खत्म कर देते हैं। यूनाइटेड नेशंस में कोई बात चली थी भारत की, उनकी वेबसाइट पे आया था, ऑफिशियली आया था कि इस देश में माइनॉरिटीज सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक सिख है, वाइस प्रेसिडेंट है वो एक मुस्लिम है, यहाँ की जो यूपीए की चेयरपर्सन है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर यूपीए चेयरपर्सन कैथोलिक क्रिश्चियन है, ये वहाँ से डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया? तो क्या वो हिंदू है? नमस्कार। हम सब लोगों के जीवन का आधार शिक्षा होती है और जो ये आधार देता है हमारे जीवन में वो शिक्षक है। आज हमारे स्टूडियो में इस चेंज मेकर सीरीज में एक ऐसे ही सच्चे शिक्षक, आचार्य और गुरु हमारे बीच हैं जिन्होंने नहीं एक शिक्षक होने का कर्तव्य अपने जीवन में पूरा किया, बल्कि शिक्षा जिसका उद्देश्य होता है प्रश्न उठाना, जो समाज में कमियां हैं उनको बताना, उसकी तरफ ध्यान इंगित करना, उस कर्तव्य का निर्वाह भी इन्होंने बहुत ही निडरता से और बहुत बेबाकी से अपने जीवन में किया है। आज हम स्वागत कर रहे हैं चेंज मेकर सीरीज़ में श्री नीरज अत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार नीरज जी कि आप आए इस चेंज मेकर सीरीज़ में प्राचीन स्टूडियोज़ में। शुरुआत एक बहुत ही संक्षिप्त, नीरज अत्री को और तमाम लोग जैसे भी जानते हों, नीरज अत्री अपने आप को कैसे जानते हैं, इससे शुरुआत करेंगे। जी, वैसे तो आपने जो मेरा परिचय दिया उसमें अतिशयोक्ति हो गई है, तो लेकिन परिचय में और इससे ज़्यादा कुछ बताने वाला मुझे लगता है नहीं है। फिज़िक्स पढ़ाई है मैंने और वही मेरा पैशन था पढ़ाने में, और जस्ट फिर वो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वहाँ से रुचि अब इतिहास में और कंपैरेटिव रिलीजन में आ गई, तो अब उसमें काम करता हूँ। क्या घटना ऐसी घटी कि एक फिज़िक्स का टीचर एक जागरूकता फैलाने वाला, एक उस ध्वज को लेके चलने वाला एक संवाहक हो गया? जी, इसमें थोड़ा सा तो मेरा वो जिसे कहते हैं एक्टिविस्ट बेंड ऑफ माइंड तो था ही। जैसे कॉलेज के टाइम में भी कोई एंटी स्मोकिंग कैंपेन शुरू कर देना या ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट कैंपेन्स करना, तो इस तरह के काम करता रहा। फिर उसमें क्या हो रहा था कि एनर्जी बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी कि कोई इशू आता था तो वो पूरे शहर में 8-10 लोग होते थे उस पर काम करेंगे। कि वाटर पोल्यूशन है तो उस पर डिस्कशन शुरू हो गई, उस पर कैंपेन चल गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आने वाली हैं तो वो खतरा है तो उस पर लग गए। तो सब जगह जाता था और रुचि रहती थी, अच्छा भी लगता था। लेकिन साथ ही साथ और क्या हो रहा था कि कुछ लोग थे जिन्होंने एक बार एक संगोष्ठी रखी और उसमें इनवाइट किया गया हमें कि एक हमारे देश पे खतरा आने वाला है। तो वो एक टाइम पे चंडीगढ़ के, क्योंकि मेरी जो शुरू की पढ़ाई है वो चंडीगढ़ में हुई है, तो वहाँ के आईजी होते थे राम ओहरी। तो जिस समय उन्होंने हमें बुलाया उस समय वो रिटायर हो चुके थे, सीनियर आईपीएस रहे।
तो उन्होंने कहा कि हमारे देश पे एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, वो है इस्लामिक आतंकवाद का। तो मैं पूरा सेक्युलर कम्युनिस्ट बैंड ऑफ माइंड का था, तो मैंने अपना आधा दिमाग तो वहीं शट डाउन कर लिया। तो लेकिन मैं सुन नहीं रहा था, क्योंकि सीनियर आईपीएस रहे, पूरे देश भर से उनके पास इनपुट्स आती थी। तो उन्होंने कहा कि जो ये इस्लामिक लॉबी है, जो जिहाद लॉबी है, उनकी प्लान है 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। जो आज हम PFI वाले डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये उन्होंने मुझे 2011 में हमें बताया था। ओह जी। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने 2-3 बातें मुख्य रखी कि ये जिस हिसाब से अपनी जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और जो इनमें एग्रेशन है, तो उससे ये अंडरग्राउंड प्लानिंग इनकी चल रही है। दे आर गोइंग टू टेक ओवर द नेशन बिफोर 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैं वहाँ से जब बाहर निकला तो आई वॉज वेरी डिसइल्यूशन्ड। मैंने यार, इतने बड़े पद से आदमी रिटायर हुआ है और कितने छोटे लेवल की बातें करता है। ये हम लोग का सबवर्जन था जी, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो शिक्षा ने किया था। हाँ। तो मैं जब घर पहुंचा तो घर पे हमारे कुछ रिलेटिव्स भी बैठे थे। तो नॉर्मली मैं बड़ा जॉली रहता हूँ, उस दिन उन्होंने कहा तू इरिटेट क्यों लग रहा है हमें। तो मैंने बताया कि ऐसी मीटिंग से आया हूँ और ये उन्होंने बोला है। तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया, कहते तेरी बात ठीक है, वो कोई बिगट होगा। जी। तो एक घर में भी यही माहौल था। और फिर उन्होंने मुझे कैसे संतुष्ट किया इसमें, बोले कि देख, जो मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है और हम 80% ज़्यादा हैं, 85% हैं, हमने उन्हें घेर रखा है। तो जो माइनॉरिटी होती है उसमें एक इन्फीरियरिटी आ जाती है, एक असुरक्षा का भाव होता है, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। और दूसरा कि उनकी जो पॉपुलेशन वो जो बढ़ा रहे हैं वो उनकी गलती नहीं है। मुसलमान क्योंकि गरीब तबके का है, तो जो गरीब आदमी होता है वो 5, 6, 7 बच्चे पैदा कर लेता है कि कल को कोई बीमारी आएगी, कुछ होगा तो बच्चे मर भी जाएंगे, 1-2 तो बचेंगे मेरा ध्यान रखने के लिए। तो उनकी बातें मुझे ठीक भी लगी कि वो मेरे जो बेसिक थॉट था उससे मैच कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो ओरिजिन ने एक एलिमेंट ऑफ डाउट डाला था। और तब मैं रात को इंटरनेट खोल के बैठा, तब मेरे में बड़ा स्लो कनेक्शन होता था इंटरनेट का भी। तो मुझे याद है मैं बैठ के देखना शुरू किया कि हिंदू कौन होता है, यहाँ से मैंने शुरू किया देखना। तो और उन दिनों 2001 का सेंसस डेटा पड़ा था इंटरनेट पे, तो उसे मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो पहली चीज़ थी कि जो माइनॉरिटी होती है वो हमेशा एग्रेसिव होती है और इसीलिए वो अपनी जनसंख्या भी थोड़ी बहुत बढ़ाती है। तो मैंने देखना शुरू किया कि भारत में 1947 में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 10% से थोड़ी सी कम थी, 9.78% के आसपास। और उस 2001 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग वो 14% से थोड़ी सी नीचे थी। मतलब 4% बढ़ने का मतलब अगर आप उसे न्यूमेरिकली देखेंगे तो करोड़ों में ये संख्या चली जाती है। अच्छा, फिर मुझे था कि अगर ऐसा है तो ये वर्ल्ड वाइड फेनोमेनन होना चाहिए कि ये आंकड़े हमें वर्ल्ड वाइड वैसे ही दिखने चाहिए। तो जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान में हिंदू और सिख माइनॉरिटी में थे, तो क्या वो वहाँ पर बढ़ रहे हैं? तो वो डेटा बिल्कुल उल्टा जा रहा था कि 1951 का जो सेंसस पाकिस्तान का था वो ये बता रहा था कि उस टाइम तक जो हिंदू और सिख थे पाकिस्तान में वो लगभग 23-24% थे और अब उनकी संख्या 2% से कम आ चुकी थी। सेम बांग्लादेश के साथ था कि 1947 में 27-28% जो होते थे वो अब 8% से भी कम थे। तो एक आर्गुमेंट तो यहाँ पे डिफीट हो गया। अब दूसरा मुझे देखना था कि जो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं उसका गरीबी से कोरिलेशन चेक करना था, तो देखना शुरू किया। अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब पॉपुलेशन यूपी और बिहार में पाई जाती है। एटलीस्ट 2001 का सेंसस डेटा तो यही कहता था। अब योगी जी के आने के बाद वो चेंज हुआ होगा तो बात अलग है। उस समय सबसे गरीब पॉपुलेशन यूपी और बिहार में थी। अब पॉपुलेशन को जब हम मेजर करने बैठते हैं तो उसका जो सबसे अच्छा पैरामीटर होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक महिला एवरेज अपने एक जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो जब यूपी में देखना आरंभ किया तो जो सबसे गरीब हिंदू महिला थी उसका TFR था 2.6
यूपी और बिहार का, और जो मुस्लिम महिला थी उसका था 3.4। तो ऑलमोस्ट एक बच्चा पर लेडी का डिफरेंस आ रहा था, विच वॉज ह्यूज डिफरेंस। फिर से जब आप उसे न्यूमेरिकली ट्रांसलेट करने बैठते हैं तो वो करोड़ों में जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसे रिवर्स करके देखता हूँ कि जहाँ पर मुस्लिम सबसे वेल्दी हैं, वेल ऑफ हैं, वहाँ पर ये डेटा क्या बोलता है। तो हमारे देश में सबसे वेल ऑफ मुस्लिम्स हैं केरल में। तो अगर वेल्थ का कोरिलेशन है ज़्यादा पॉपुलेशन से, तो ये जो केरल के मुस्लिम्स हैं उनका TFR कम होना चाहिए। तो वहाँ पर भी जो वेल्दीएस्ट मुस्लिम वुमेन है उसका TFR 2.9 आता है। तो दैट मीन्स कि सबसे अमीर मुस्लिम महिला सबसे गरीब हिंदू महिला से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही है। इसका गरीबी से कोरिलेशन नहीं है। तो ये एस्टैब्लिश किया जो राम मोहरी जी ने मुझे बताया था कि वो ठीक कह रहे थे, और मेरा इनिशियल जो सारी की सारी मेरी आज तक की पढ़ाई थी वो सारी गलत थी। ये वहाँ पे मुझे समझ में आ गया। तो आपने तभी पॉइंट आउट कर लिया था कि पॉपुलेशन जिहाद जी चल रहा है बहुत समय से इस हाँ देश में। हाँ, वो वहीं से फिर समझ आना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी क्योंकि वो सेक्युलर पढ़ाई ऐसी अंदर बैठी हुई थी कि उसे मैं अभी भी रिलीजन से उतना कोरिलेट कर नहीं पा रहा था कि कोई भी रिलीजन क्यों करेगा। नेचुरल सी बात है कि हम सब लोग किसी न किसी समय उसी स्टेज से होके ही गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आवरण था, एक है, हाँ जी, एक सेक्युलरिज्म का, और एक हाँ इस शिक्षा ने जो हमको आगे हमारे आंखों के सामने लगा दिया था। और यहाँ पे ऐसा हो रहा था, और पाकिस्तान में हिंदूज़ का और सिख्स का और जो माइनॉरिटीज़ थी वहाँ पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा था, और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटी थी जी। अगर इसको फिगर्स में अगर हम कहें, अगर मान लीजिए 51 का जो सेंसस था वहाँ पाकिस्तान का, तो आपने कहा कि 23-24% थे, तो फिगर्स में कितने करोड़ होंगे? देखिए 23-24% अगर उस समय की हम पॉपुलेशन देखते हैं तो मुझे आंकड़ा वो भूल चुका है। अच्छा। लेकिन तब मैंने वो ऐसी कागज़ रखा था, साथ में कैलकुलेशन करने बैठा तो करोड़ों में आ रहा था, विच वॉज माइंड बॉगलिंग। तो इतना कुछ जानने के बाद भी जो एक सेकुलरिज्म अंदर बैठा था वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था वो। हाँ, अब मैं उसे जस्टिफाई कर रहा था। मैं नहीं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा था, मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि कोरिलेशन तो एस्टैब्लिश हो गया कि मुस्लिम्स पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, लेकिन क्यों करेंगे वो अभी भी समझ, दैट वाज स्टिल अ मिस्ट्री कि कोई क्यों करेगा ऐसा। क्योंकि हमारी बेसिक सोच क्या है कि बच्चे अगर पैदा किए हैं तो उनका लालन पालन अच्छे से होना चाहिए। तो गरीब आदमी इतने बच्चे पैदा कर रहा है तो क्या वो सोचता नहीं है? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं मुसलमानों को मैं भी मिलता था, जानता था, देखता था, लगता था कि हमारे जैसे ही हैं। तो वो जो एक तरह से रियलिटी और मेरी परसेप्शन में जो डिफरेंस था उसमें अभी गैप था, वो फिल करना था। तो उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्चर्स देखने शुरू किए, कुरान पढ़ने की कोशिश की मैंने, क्योंकि ओरी जी ने ये भी बोला था कि इनका रिलीजियस मैंडेट है ये। तो मैंने कहा कुरान पढ़ के देखता हूँ। तब तक क्या था कि मैंने अपने ग्रंथ तो कभी कोई पढ़े नहीं थे, लेकिन भगवत गीता को मैं सेक्युलर दृष्टि से पढ़ता था कि किसी ने बोला कि इसमें मैनेजमेंट बड़ी अच्छी बताई गई है, तो मैं उसे पढ़ा करता था और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इनफैक्ट भगवत गीता पढ़ने से पहले मैं सिर्फ अंग्रेज़ी के नॉवल, फिक्शन, मतलब सारा वेस्ट का लिटरेचर पढ़ता था, और मेरा सोचना ये था कि हम बेकार देश हैं, यहाँ कोई लिटरेचर नहीं है नाम का, ना कोई अच्छे थिंकर हुए हैं, जो सब काम हो रहा है वो सब वेस्ट में हुआ है। तो भगवत गीता ने वो मेरा भ्रम तोड़ा, क्योंकि मेरा आज मैं ये मानता हूँ कि इससे अच्छी किताब कोई नहीं है। जो इस एक पुस्तक को पढ़ लेता है उसका जीवन तर जाता है, अगर वो उस पर चलना शुरू कर देता है तो यहाँ मैं ये अपना जो बैंड ऑफ माइंड है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ उस टाइम का। अच्छा, फिर हम ये पढ़ के बड़े हुए कि जैसे हमारी भगवत गीता है वैसी क्रिश्चियंस की बाइबल है और वैसी मुस्लिम्स की कुरान है, और ऑल रिलीजन्स आर सेम। ऑल रिलीजन्स आर सेम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये तो है ही नहीं। ऑल रिलीजन्स आर सेम। आई थिंक ये द बिगेस्ट लाई वी वर ब्रॉट अप विद। हाँ, ये अब समझ में आता है। वी मे कंसीडर देम टू बी सेम, बट दे नेवर डिड। हाँ, ऑल रिलीजन्स हमें नहीं सेम कंसीडर करते हैं। मुझे तो लगता है अब हमें रिलीजन की डेफिनेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसे रिलीजन कहा जाए, क्योंकि आज जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हम किसे रिलीजन बोले। रिलीजन शब्द आते ही हमें लगता है यार कुछ अच्छा ही तो होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ी है,
हमने रामायण पढ़ी है, जहाँ पर इतने ऊंचे आदर्श हैं जो लगता है कि आम जीवन में कोई उनको चरितार्थ कर ही नहीं सकता। तो इस बैंड ऑफ माइंड से जब कुरान खोल के पढ़ना शुरू किया तो कहीं थोड़ी फ्रैगमेंट्स में सेंस बन रही थी, तो सेंस उसकी मुझे बन नहीं रही थी। फिर मैंने जब और थोड़ा समझना शुरू किया तो पता लगा कि जब तक हम मोहम्मद की बायोग्राफी नहीं पढ़ लेते, क्योंकि कुरान उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो तब तक समझ में नहीं आएगा। तो फिर मुझे अब इसकी मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़नी थी, वो पढ़ा, कुरान को कोरिलेट किया एंड आई वाज शॉक्ड। कौन सी पुस्तक थी ये जो बायोग्राफी? लाइफ ऑफ मोहम्मद, विलियम मुयर ने लिखी थी। ये थे ब्रिटिश ऑफिसर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे देश में ही। उन्होंने 1850s में लिखी थी ये, और एन अनपैरेलल्ड हिस्टोरियन जिन पे आज तक कोई ये शक नहीं कर सकता कि बाइस्ड व्यक्ति था। उन्होंने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी है विद फैक्ट्स। तो मतलब आज लिखे होते तो सर तन से जुदा का हाँ आज फतवा निकल गया होता। हाँ, और इसमें बायोग्राफीज में भी आपने जो बात उठाई है ना कि ये जो टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है, अब विलियम मुयर के बाद जो और बायोग्राफीज लिखी गई हैं, उसके बाद जो एक अच्छी बायोग्राफी किसी नॉन मुस्लिम ने लिखी वो है DS मार्गोलियस ने जो लिखी है, मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम। उसमें ये जो ब्रुटैलिटी है, ये जो नृशंसता है, उसे डाइल्यूट किया गया है। और उसके बाद जितने ऑथर आते जा रहे हैं वो सारे उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो जो ओरिजिनल मोहम्मद की बायोग्राफी है, जो उसका जीवन है, वो आपको अगर समझना तो आपको आज से 200 साल पहले लिखी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आज वाली से नहीं काम चलेगा। और सबसे दुख की बात कि किसी एक हिंदू व्यक्ति ने ये बायोग्राफी नहीं लिखी है आज तक, हिंदू दृष्टि से नहीं लिखी गई है। ये काम करना अभी रहता है हमारा। आपको करना चाहिए जी। Who else can do better than you? एक शिक्षक हैं आप, एक हिस्टोरियन हैं, और एक इतने अच्छे वक्ता हैं, एक लेखक हैं, और आप इतने वेल रेड हैं। तो हमें लगता है कि एक सच्ची एक दृष्टि से एक सच्चा प्रयास करना चाहिए। जो भी सच्चाई है उसको लेके आना चाहिए। चलिए, आपने कहा तो करेंगे ये भी। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ फिर आगे, तब आपने पढ़ी वो किताब? हाँ, बायोग्राफी? तो तब मुझे समझ में आया कि ये जो ऑल रिलीजन्स आर सेम का चूरन हमें चटाया जा रहा है वो कितना डेंजरस है। और इसके साथ आपने पूछा था कि कैसे फिजिक्स से हिस्ट्री में आया। बिल्कुल जी। उसका जो दूसरा एस्पेक्ट था, मैं जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते ही थे हम, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लगती थी कि बच्चों को वो ठीक से आइडिया नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे अपने बिलीफ यहाँ टूट रहे थे, वैसे ही मैं बच्चों को जैसे एक लड़का था, ब्रिलियंट बॉय, इंजीनियरिंग कर रहा था, वो 3rd ईयर में था, तो कोई बात करने लगा, उसका रंग थोड़ा सा सांवला था, तो जिसके कारण उसमें एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था जो हमारे देश में ठूंस ठूंस के भरा जाता है। तो उसने एक सेंटेंस बोला, कहता सर कि हम आर्यंस की संतान है फिर भी मैं काला कैसे हूँ। तो मुझे वो उसका सेंटेंस हिट किया। मैंने कहा क्या बोला तूने? कहता हम आर्यंस की संतान है और आर्यंस तो गोरे थे। तो मैंने कहा ये तूने इसमें 3 बातें बोली हैं कि हम आर्यंस की संतान है, आर्यंस गोरे थे और तू काला है, तो ये तूने किस आधार पे बोला? कहता सर मुझे नहीं पता लेकिन ये फैक्ट है। अच्छा, बीइंग अ टीचर इतना मुझे पता है कि जब हमारे माइंड में कोई ऐसी बात होती है जिसका सोर्स हमें नहीं पता होता, तो हमने बचपन में कहीं ना कहीं वो पढ़ी होती है। और उस दिन जब मैं नीचे उतरा तो हमारे ऑफिस के सामने ही एक NCERT का बुक स्टॉल होता था, तो मैंने वहाँ से हिस्ट्री की किताबें खरीदी, 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की, और मैं घर लेके आया। क्योंकि एक तो ये इस बच्चे ने जो बोला था वो, प्लस जो मेरा इस्लाम के कारण उधर मैंने पढ़ के देखा था, तो मुझे लगा कि इतने बड़े लेवल पे अगर ब्रेन वॉशिंग है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है। तो 6ठी से वो किताबें खोलनी शुरू की। कहीं कहीं मुझे लगे कि जो मेरा विश्वास है वो और जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये मैच नहीं कर रहे, तो मैंने उन सबको मार्क करना स्टार्ट कर दिया। और अब क्योंकि स्वयं टीचर रहा हूँ तो मेरा बुक्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि जब किताब लिखी जाती है तो हर ऑथर की अपनी ऑथेंटिसिटी, उसकी अपनी इंटेग्रिटी स्टेक पे होती है, तो पूरी रिसर्च करके लिखता है वो, तो उसमें झूठ नहीं लिखेगा कभी भी। सेम मेरे मन में हिस्ट्री बुक्स के बारे में भी था। तो मैंने कहा अब इतनी बड़ी संस्था NCERT झूठ तो नहीं लिख सकती, तो मेरी गलती होगी, तो लेट मी फाइंड आउट। तो ऐसा करते करते जब मैंने वो 10 किताबें थी 6ठी से 12वीं तक की, हर क्लास में एक होती है और 12th की 3 किताबें,
तो ये सब मिला के 10 बुक्स बनती थी और 8वीं में 2 किताबें थी। उनसे मैंने निकाले लगभग 110 पॉइंट्स निकाले जो मुझे लगा कि मेरी क्लैरिटी नहीं है उनमें। तो मैंने उन सब के लिए RTA एप्लीकेशंस तैयार किए। और बीइंग एक्टिविस्ट, क्योंकि मैं पहले भी ये काम करता रहा था, मुझे पता था कि जो बाबू लोग होते हैं, आप एक एप्लीकेशन में 4 चीज़ें मांगोगे तो एक की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी 3 छोड़ देंगे। तो मैंने सबके लिए अलग अलग RTA एप्लीकेशन लगाया 110 भेजे पूरे उनको। लेकिन ये फेज वाइज भेज रहा था। जैसे 6ठी क्लास के पहले 5 चैप्टर पढ़े तो उनमें से निकाले, वो भेज दिए। फिर 8-10 दिन बाद दूसरे भेज दिए। तो क्या उसमें व्हाट यू वर आस्किंग? हाँ, मैं उनसे ये मांग रहा था कि ये जो आपने इस पेज पे ये सेंटेंस लिखा है, इसका ओरिजिनल ऑथर कौन है, किस भाषा में लिखा गया था, आपने इसे ट्रांसलेट किया है तो ट्रांसलेटर कौन है, हमें इनकी ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड की जाए। ये मैं उनसे मांग रहा था। फॉर एग्जांपल 7वीं की किताब में अमीर खुसरो का एक कोटेशन था, तो उसमें वो जो भी कह रहा था, अब अमीर खुसरो ने हिंदी या इंग्लिश में तो लिखा नहीं होगा, तो मैंने उनसे मांगा कि ये जो आपने डाला है ये किस आधार पे डाला, किसने ट्रांसलेट किया, किसने वेट किया, हमें ये प्रोवाइड किया जाए। तो ये मैंने 110 एप्लीकेशंस उन्हें भेजी। जब पहले बैच का रिप्लाई आया, 5 या 6 मैंने एप्लीकेशंस डाली थी, उसमें उन्होंने स्टैंडर्ड घिसा पेटा सा आंसर दिया कि वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट। तो दिस वाज सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं तो एक वो आइडलिस्टिक वर्ल्ड में से देख रहा था कि यार बड़ी रिसर्च से काम होता है, सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो दे विल प्रोवाइड मी द आंसर्स। तो सारी 110 RTAs का सेम स्टैंडर्ड आंसर आया। तो ये अपने आप में स्कैंडलस होना चाहिए था। तो वो इंडिकेशन थी कि हिस्ट्री बुक्स में ये हेरा फेरी की गई है। और तब मुझे, अब मैंने कभी भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो अब मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि जिस समय वाजपेयी जी की सरकार होती थी, उस समय बड़ा शोर मचा था कि हिस्ट्री बुक्स चेंज हो रही हैं, सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, संस्कृताइजेशन किया जा रहा है। तो मुझे लगा उसमें ज़रूर कोई ना कोई तथ्य होगा जो वहाँ पर इतना शोर मचा था। हालांकि आई वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट उस टाइम पे, क्योंकि तब मुझे क्या लगता था कि हमारे देश में बच्चों को सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ा के बच्चों का टाइम वेस्ट किया जाता है, ये कभी नहीं पढ़ानी चाहिए। तो दैट वाज माय माइंडसेट। अच्छा, अब जब ये आंसर इस तरह से उन्होंने एक तरह से स्टोन वॉलिंग कर दी मेरे लिए, तो मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू वेरीफाई इट। लेकिन जो आपके मन में बात आई थी ना, बिल्कुल सही आई थी। इस हिस्ट्री को पढ़ाने से बेहतर होता है कि हिस्ट्री ना पढ़ाते हैं। हाँ, वो अब विद हाइंडसाइट ये समझ में आता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ना पढ़ाते तो हम इतने वोक्स जो निकले हैं इस फैक्ट्री से, इतने, है ना जो सत्यानाश हुआ है हमारा, वो नहीं होता शायद। वो नहीं होता है। हाँ। तो वो यू आर स्टोन वॉल्ड है जी। तो अब मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि सच है क्या। तो अब क्योंकि इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल है, तो कुछ बुक्स ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ओरिजिनल सोर्सेज पे ही जाऊंगा, वहाँ से चेक करूंगा कि सच्चाई है क्या। तो जो मैंने आपको अमीर खुसरो का एग्जांपल दिया, अब उसका एक कोटेशन है 7वीं क्लास में 10वें पेज पे, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनका कहने का मतलब क्या है कि भारत में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज है। और फिर वो कोट के बाद एक गैप देते हैं जिसमें NCERT अपनी कमेंट्री करता है कि इसके बाद अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट देयर वाज अनदर लैंग्वेज विच इज़ नोन एज संस्कृत विच डज नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। ये उन्होंने डाला और फिर दोबारा से उसके कोट के अमीर खुसरो की जो बुक है उसका कोटेशन डाला कि नॉट मैनी पीपल नो संस्कृत, ओनली द ब्राह्मण्स डू। अब इस एक पैराग्राफ से जो 7वीं क्लास का बच्चा है उसके माइंड में जो इमेज जाएगी वो क्या होगी, जो टिपिकल मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा है कि ये देश कभी यूनाइटेड नहीं था, अलग अलग भाषाएं चलती है तो अलग अलग होते थे, और जो संस्कृत है उसे सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, वो इस देश की भाषा नहीं है। अब ये उस लड़के से आप कोरिलेट करिए जो आर्यंस की बात कर रहा था। इसी 6ठी-7वीं क्लास में ही आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी पढ़ाई जाती है कि आर्यंस बाहर से आए थे। तो मैंने वो बुक मुझे मिल गई अमीर खुसरो वाली, ऑनलाइन उसकी मुझे मिली ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन किसने की थी, 1850s में ही 2 ब्रिटिश हिस्टोरियन से, इलियट एंड डॉसन, उन्होंने एक 8 वॉल्यूम की सीरीज़ निकाली, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। पिछले 1000 वर्ष में जब से मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ था
तो इन सब के अपने क्रॉनिकलर होते थे, जिन्हें आप दरबारी इतिहासकार कह सकते हैं, कि वो दरबार में बैठ के इतिहास लिखते थे। शुरू में अरबी में लिखा गया, फिर पर्शियन में लिखा, फिर चगतई में, अलग अलग भाषाओं में लिखे थे। तो इन दोनों हिस्टोरियंस ने क्या किया, वो सारे कंपाइल करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया। तो वहाँ पे मैंने अमीर खुसरो की ये कोट पढ़ी, और वो जो लिख रहा था वो उससे बिल्कुल उल्टा था। वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, एज आई वॉज बॉर्न इन हिंद आई मे बी अलाउड टू से अ फ्यू वर्ड्स प्रेजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ हिंद। तो एक सेंटेंस ही इस्टेब्लिश कर देता है कि वो ये बता रहा है कि सारी हिंद की भाषाएं हैं, इंडिया की भाषाएं हैं। वो जो भारत की यूनिटी है, जिसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, जो मर्जी बोलने कहते हैं, उसे आज से 1000 साल पहले एक पोएट है, जो मुस्लिम पोएट है, वो इस्टेब्लिश कर रहा है। और फिर वो कोटेशन जो एनसीईआरटी ने दिया था वो देता है। उसके बाद जो इन्होंने ओमिट किया जानबूझ के, वो फिर से वो क्या लिख रहा है, ऑल दीज आर लैंग्वेजेस ऑफ हिंद विच हैज़ बीन यूज्ड हेयर सिंस टाइम इममेमोरियल। अब इससे बड़ा आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो कल्चरल यूनिटी है वो कब से रही है। फिर जब वो संस्कृत पे आता है तो उसके बारे में वो क्या बोलता है, जो इन्होंने वहाँ से एक्साइज किया, वहाँ से जो हटाया इन्होंने, कि देयर इज़ अनदर लैंग्वेज मोर सिलेक्ट देन ऑल दीज लैंग्वेजेस विच इज़ संस्कृत। अब आप ये सेंटेंस अगर डाल देंगे तो बच्चे के माइंड में अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं किस देश से आता हूँ, जिसमें तब से यूनिटी है, इतनी भाषाएं हैं, तब से यूनिटी है। और संस्कृत की कितनी प्रेज वो व्यक्ति कर रहा है जो संस्कृत से नफरत भी करता है। ये अभी इसमें एक और जो थ्रेड जुड़ता है वो क्या है कि सूफियों का बहुत महिमा मंडन किया जाता है, और अमीर खुसरो वाला सूफी पार एक्सेलेंस। जब मैं इतनी बात बोलता हूँ तो लोगों, अब एक तो वैसे ही हमने सूफियों के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं, दूसरा जब ये बताता हूँ लोग बोलते हैं अच्छा इसका मतलब अमीर खुसरो तो बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन वो अगले पेज पे लिख रहा है कि इनके जो वेद हैं बिल्कुल बकवास हैं, उनमें कोई काम की चीज़ नहीं है, इनसे तो कुरान बहुत अच्छी है। क्योंकि वो टिपिकल मुस्लिम बिगट था और सारे सूफीज़ वैसे ही थे। एनीवे, वो बिसाइड्स द पॉइंट है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ से ये समझ में आना शुरू हुआ कि एनसीईआरटी ने कितने सारे झूठ बोल के ये बुक्स लिखी हुई हैं। तो तब जब प्राइमरी सोर्सेज पे, ओरिजिनल सोर्सेज पे जाना शुरू किया, देन आई फाउंड आउट द एक्सटेंट कि किस लेवल का यहाँ पे फ्रॉड और ब्रेन वॉशिंग की गई है। तो दिस वाज अ टिपिकल, एक जो बोलते हैं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट एक एजेंडा था। और ये लोग जो इन करिकुलम को ड्राफ्ट कर रहे थे, इन्होंने जानबूझ के इन चीज़ों को इस तरीके से लिखा है। वो इसी तरीके से लिखा गया है। उसमें अगर आपने मोटा मोटा उसमें टेक अवेज लेने हो तो टेक अवेज क्या होंगे कि यहाँ पर कभी भी कोई यूनिटी नहीं रही इस देश में। जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए उन्होंने आके यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर लोग जाति पाति में बटे हुए थे, वेदों में कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है। हिंदू धर्म, यहाँ के जितने धर्म हैं वो सब घटिया हैं। यहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार होते थे। इस्लामिक आक्रांताओं ने आके यहाँ पर एक तरह से उद्धार किया और तहजीब सिखाई। और यहाँ पर जो रिफॉर्म आया वो सारा तब आना शुरू हुआ जब ब्राह्मणों को एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद ही शुरू किया गया। तो एक तरह से पूरे का पूरा जो हमारा समाज है उसे पिछली इन बुक्स के थ्रू सबवर्ट किया जा रहा है। और ये इंडिपेंडेंस के बाद से लेके ये लगातार ये चलता रहा क्रम है। और क्या अभी भी यही चल रहा है? अभी क्या वास्तविक स्थिति है? अभी भी वही चल रहा है। ये देखिए, जब 2004 में सरकार गिरी थी NDA 1 वाजपेयी जी वाली, मुझे अब ध्यान आ रहा है कि विद इन 24 आवर्स जो एजुकेशन सेक्रेटरी था वो चेंज कर दिया गया था। दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर आई थिंक जो UPA 1 में जारी किया गया था। और अर्जुन सिंह को बनाया गया था HRD मिनिस्टर। उसने अब मई में इलेक्शन हुए थे, जून में उसने अनाउंस किया था कि जो बुक्स हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जाएगी और उसके लिए कमेटी बनेगी। उस कमेटी में ये योगेंद्र यादव, इस तरह के बहुत सारे लोगों को इन्होंने लिया और जुलाई में कमेटी बना दी गई थी। और नेक्स्ट एकेडमिक ईयर आने तक बुक्स तैयार हो गई थी और बच्चों के बैग में पहुंच गई थी।
और वो बुक्स आज तक चल रही हैं ऑलमोस्ट वैसी की वैसी। सिर्फ जो छोटे छोटे चेंजेस पिछले 5-6 वर्षों में है वो क्या है, कहीं पे साइड में जो कॉलम में खाली जगह थी वहाँ पर डाल दिया कि स्वामी विवेकानंद के बारे में 2-3 लाइनें ऐड कर दी, कहीं महाराणा प्रताप के बारे में ऐड कर दी। तो इस तरह के छोटे छोटे से चेंजेस के अलावा वही बुक्स आज तक चल रही हैं। मतलब बेसिकली खाना पूर्ति की है। ये तो खाना पूर्ति भी नहीं है। खाना पूर्ति भी नहीं जी। बहुत सही कहा आपने। वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक्चुअली करिकुलम को बदल के नया करिकुलम ड्राफ्ट करवाया था, नई बुक्स छपवाई थी जी। और हमें एक बहुत ही सीनियर एनसीईआरटी के 2 साल पहले एक अधिकारी ने ये बताया जो बहुत कुछ करना चाहते थे, सुधार है, लेकिन वही उस पर अभी भी वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट का कब्जा अभी भी है। तो उन्होंने बताया कि स्वयं अर्जुन सिंह वहाँ पे लाठी पटकता हुआ गया था और उसने सब किताबें निकाल के आदेश दिया था कि सब किताबें इनको जो जलवा दो और इनकी जो सॉफ्ट कॉपी है सबको डिलीट करो और जो पहले जो थी उन सब पुरानी जितनी भी जो करिकुलम था, जो भी किताबें थी, उन सबको वापस प्रिंट करके वापस डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये उन्होंने हमको बताया था। जी। इसमें एक डिफरेंस है। वो जो पिछले वाला करिकुलम उन्होंने लाने की कोशिश की थी वो डेफिनेटली उनका उद्देश्य वही था कि जो पहले गंदगी पढ़ाई जा रही थी वाजपेयी जी के आने से पहले वो वापस लाई जाए। लेकिन उन किताबों में जो डिस्टॉर्शन थी वो कैसी थी कि भगत सिंह को आतंकवादी लिख दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा लिख दिया, गुरु तेग बहादुर को शायद उनके लिए भी कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अब उसमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई व्यक्ति जब कोर्ट में जाएगा कि देखिए जी इस पेज पे इन्होंने ये लिखा है, तो जज को सामने दिख जाता है यार पहाड़ी चूहा लिखा, वो ऑर्डर कर देता था दिस शुड बी डिलीटेड, वो हो जाता था क्योंकि वो ब्लेटेंट था बहुत। अब जो अर्जुन सिंह के आने के बाद ये किताबें डाली गई हैं वो इतनी ब्लेटेंट नहीं है, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। बहुत टॉक्सिक किताबें हैं वो, इनफैक्ट वो पहले वालों से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्टली काम किया गया है कि आप उसमें से कोई एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ हटाएंगे तो वो जहर निकलेगा नहीं उसमें से। दीज बुक्स हैव टू बी री रिटन फ्रॉम स्क्रैच। जैसे ये मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया अमीर खुसरो वाला, इसमें पहली बात तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई गलत चीज़ पढ़ाई जा रही है। वो नेचुरली जब आप पढ़ रहे हैं आपको लगता है यार किसी को कोट कर रहा है, उसने लिखा है, तो इसमें क्या गलत बात है। लेकिन उसका जो जिस्ट है उसमें जो चीज़ बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकती थी। अब कभी भी जब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स लिखी जाती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उसका पहला उद्देश्य तो होता है कि सच्चा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जा सके कि, और इतिहास का काम क्या होता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए थे हम उनको कंटिन्यू करें, जो उनसे गलतियां हुई थी उनसे सीख के हम अपने आप को सुधारें। ये बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हिस्ट्री बुक लिखने का। प्लस दूसरा होता है कि आप अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने इतिहास का महिमा मंडन करते हैं ताकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये 2 मेजर ऑब्जेक्टिव पूरे संसार में होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी देश की आप हिस्ट्री बुक्स ले लीजिए, मान लीजिए अमेरिका की टेक्स्ट बुक्स हैं, तो बताते हैं अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के बारे में कि हमने किस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़े। इवन पाकिस्तान जैसा देश जो खून खराबे के बुनियाद पे खड़ा है, वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस डालता है कि तुम संसार के सबसे अच्छे देश में हो, जो हज़ारों साल से चला आ रहा है। इतने बड़े बड़े झूठ लोग डालते हैं। अच्छा जी। अब उनका उद्देश्य क्या है, बच्चों में कॉन्फिडेंस डालना, नैरेटिव बिल्डिंग है। हमारे देश की किताबें पूरे संसार में अकेली ऐसी टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे देश के बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म करने का काम करते हैं। बहुत सही कह रहे हैं। आत्मगौरव ख़त्म कर देते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग ख़त्म कर देते हैं, एक जो सिविलाइजेशनल प्राइड है वो ख़त्म कर देते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो ये इस स्मार्टली जैसे अमीर खुसरो को कोट करके फिर मिसकोटेड इंटरप्रिटेशन लिख दिया है ना। और क्या वजह थी कि अमीर खुसरो ही मिले थे कोट करने के लिए? यहाँ तो और भी एक से एक ऋषि मुनि संत महात्मा विद्वान दार्शनिक एक से एक हुए इस देश में, अमीर खुसरो ही मिले कोट करने के लिए। और वैसे वास्तविकता थी क्या? अगर ये अभी एक बात चली है, ये विषय उठा है, तो अमीर खुसरो की वास्तविकता क्या थी? अमीर खुसरो एक टिपिकल जिहादी था। इनफैक्ट हमें ऐसे समझना चाहिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को
कि यहाँ पर जिन्हें वो सेंट बोलते हैं या सूफ़ी बोलते हैं वो सबसे घटिया लोग होते हैं। आम मुसलमान, आम क्रिश्चियन अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जो उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो थियोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं, दीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल। अमीर खुसरो को अब एक मेरे यूनिवर्सिटी में मैथ्स के एचओडी होते थे, उनकी श्रीमती जी हिंदी की टीचर थी एक अच्छे कॉलेज में चंडीगढ़ में। तो जब अमीर खुसरो की बात चली, वो जैसे स्टारी आइड होते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हिंदी को क्या मुकाम दिया। तो मेरे मन में आ रहा था मैंने सच बताऊं कि क्या है। तो अब अमीर खुसरो की आपको अगर कैरेक्टर समझना है, उसके जीवन काल में 6 सुल्तान बदले दिल्ली में, एक के बाद एक आता था, दूसरा उसका गला काट के उसकी जगह बैठ जाता था, दूसरे का गला कोई और काटता था। फॉर एग्जाम्पल, अलाउद्दीन खिलजी ने जब गद्दी पे बैठना था तो उसका ससुर गद्दी पे बैठा था, और जो उसका ससुर था उसी ने अलाउद्दीन खिलजी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था, और फिर अपनी बेटी से उसकी शादी की थी। वही अलाउद्दीन खिलजी अपने ही पालने वाले को, अपने ससुर का गला काटता है, और फिर जब दिल्ली में पहुंचता है वो, तो उसके जो सैनिक हैं उसी अपने ससुर का भाले की नोक पे सर रख के, बाकियों का सर रख के उसमें महल में एंटर करते हैं। ठीक, उसका दरबारी कवि है अमीर खुसरो। अब उसके मन में तो गुस्सा होना चाहिए कि इसने मेरे राजा को मारा है, लेकिन बाय द टाइम अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी वहाँ आता है तो उसने पहले से कविता तैयार कर रखी है अलाउद्दीन खिलजी की महिमा मंडन करने के लिए। वाह, दैट इज़ द काइंड ऑफ स्पाइनलेस पर्सन ही वॉज। और जो हिंदुओं के प्रति उसकी घृणा है, उसका जो फेवरेट फ्रेज है हिंदुओं के लिए, काँ काँ करने वाले कौए, काले कौए, हिंदुओं के बारे में वो ये टर्म्स यूज़ करता है जितना उसका लिटरेचर है उसमें। और ये लोग गाते फिरते हैं, छाप तिलक सब छीन ली, हाँ, मुझसे उनको मतलब ही नहीं मालूम है, उनका मतलब उन्हें पता नहीं है कि तिलक हाँ। सब छीन का मतलब क्या होता है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए, और बड़े उससे गाते हैं, गर्व से गाते हैं। ये देखिए, ये संगीत है, ये अमीर खुसरो की पोइट्री है। और ये खुसरो का औलिया के साथ क्या कनेक्शन था? निजामुद्दीन औलिया के साथ। निजामुद्दीन औलिया का ये फेवरेट डिसाइपल होता था, उसका मुरीद था ये। और औलिया कौन थे जो निजामुद्दीन औलिया थे? निजामुद्दीन औलिया अपने ये जितने थे अपने टाइम के सबसे बड़े गुंडे बदमाश होते थे, जिन्होंने गऊ काटने का काम करना था, और जिन्होंने जो हिंदू राजाओं की बेटियां उठा के लाई जाती थी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, दुराचार करते थे। जितने आप देखेंगे वो एक जो ख्वाजा है या निज़ामुद्दीन औलिया, इनका जब हम वास्तविक इतिहास पढ़ने बैठते हैं तब समझ में आता है कि किस तरह से यहाँ पर राक्षसों को देवता के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है और देवताओं को राक्षस बना के पेश किया जा रहा है। तो ये औलिया और ये जो अपने आपके राजस्थान में एक कौन है ना, गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती, और एक वो सलीम चिश्ती, वो फतेहपुर सीकरी में है, ये सब जो इनकी कहानियां हैं, बेसिकली सब ये बदमाश थे, राक्षस तुल्य थे। हाँ, जिनको एक देवता के रूप में स्थापित कर दिया। अच्छा, ये हिंदू वहीं पे जाके जो है सजदा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, कव्वाली सुनते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मांगते। ये क्या मानसिकता है कि हमारे यहाँ अद्भुत एक इतने देवी देवता हैं, है ना, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 एस्पेक्ट हैं एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की, जो एक सृष्टि करता है, एक उसका संरक्षण करता है, और एक जो वापस उसको विलय कर देता है। और इतने हमारे यहाँ तो कितने देवी देवता हैं, तो उनको छोड़ के ये मज़ारों पर क्यों सर पटकते हैं हिंदू? ये मैं अक्सर पूछता हूँ, क्योंकि मैंने कई हिंदुओं को, अपने जानने वालों को भी देखा है कि वो बड़े मेस्मराइज्ड रहते हैं कि अरे वो अजमेर शरीफ जाना है, वहाँ चादर चढ़ानी है, मन्नत मांग। ये क्या मान सकता है? ये जो पिछली 3 पीढ़ियों से हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसी का परिणाम है कि उन्होंने किया क्या, कभी भी कोई मेंटालिटी बनती है समाज की तो उसके 2-3 सोर्स होते हैं, या तो एजुकेशन सिस्टम से बनती है, या मास मीडिया से बनती है, या घर परिवार से बनती है। तो आज से 3 जनरेशन पहले, 3 भी नहीं बल्कि 4 जनरेशन पहले ही कहूँगा, हमारे देश के लोगों में स्वयं बोध
और शत्रुबोध प्रेजेंट था। ये बताया जाता था कि जो मुसलमानों ने अत्याचार किए उन्हें याद रखना चाहिए। अब जैसे मैं तो पंजाब में पला बड़ा हूँ, तो गुरुद्वारों में जाएंगे तो आपको सब दिखता है कि वो बता रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे थे हमें। लेकिन गांधी के नेशनल सीन पर आने के बाद से ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इफ़ यू हैव टू पुट फिंगर टू अ डेट, जिस डेट को गांधी हमारे देश में आया था, उसे इंपोर्ट करके लाया गया था, उससे लेके आज तक ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है। गांधी को स्पॉटलाइट में लेके आए उस टाइम की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को वो सूट करता था कि एक तरफ जहाँ पर लाला लाजपत राय हैं या तिलक हैं जो बड़े एग्रेसिव बात करते हैं, या वीर सावरकर हैं बिल्कुल, जो मार्शल बात करते हैं, उनकी बजाय एक पैसिफिस्ट आदमी आ जाता है। वो बोलता है नहीं नहीं हम तो बैठ के अनशन करेंगे। तो ये हर डिक्टेटर को, हर अत्याचारी को सूट करेगा ऐसा ओपोनेंट। तो उन्होंने गांधी जी को स्पॉटलाइट में रख के बड़े इजीली धीरे धीरे पूरे समाज को डाइवर्ट की बजाय सबवर्ट कहना ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, सबवर्ट करना शुरू कर दिया। और देश उनके पीछे काफ़ी हद तक लगा भी। लेकिन उसके बाद एक्सेलरेट किया चाचा ने। जब वो उन्होंने कब्जा कर लिया, देन ही सेट अप अ टेम्पलेट। और इनफैक्ट वो टेम्पलेट 47 से पहले सेट हो गई थी। जो आज हम टेक्स्ट बुक्स में देख रहे हैं, वो कहाँ से, उसकी इंस्पिरेशन कहाँ पर है? आपको ध्यान होगा कि जब नेहरू को जेल में डाला था, 2 किताबें लिखी हैं उसने, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इन दोनों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको आज की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की टेम्पलेट दिखाई दे जाती है उसमें। जैसे अगर एग्जांपल दूं मैं, तो वो क्या बता रहा है कि सारे इस्लामिक इन्वेडर्स का वो महिमा मंडन कर रहा है। बाबर उसके लिए वॉज अ प्रिंस चार्मिंग, ये उसने फ्रेज यूज़ किया, प्रिंस चार्मिंग। और जब महमूद गजनवी यहाँ आता है तो उसके बारे में उसने क्या बताया कि वो ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ फेथ, ही वॉज जस्ट अ प्लंडरर बट एन एप्रिशिएटर ऑफ आर्किटेक्चर। कि वो लूटने आया था, वो कोई सच्चा मुसलमान नहीं था, उसे आर्किटेक्चर और आर्ट और कलाएं, ये सब चीज़ें, कला प्रेमी था वो जब मथुरा, गजनी वाज अ वेरी आर्किटेक्चरल सिटी है। हाँ नहीं वो उसके जस्टिफाई भी करेगा आगे। वो क्या बता रहा है नेहरू, उसी को कोट कर रहा है वो गजनी को। महमूद गजनवी ने अपने मेमोइर्स लिखे हुए हैं, तो वो उसी को कोट कर रहा है कि जब वो मथुरा में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि फिर वो एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर मैं सारी दौलत, अपनी जो सारी दौलत है उसके कई 100 गुना लगा दूं तो भी ऐसा शहर बनाने में मुझे 200 साल लगेंगे। ये कोटेशन लिखने के बाद चाचा ने अपनी किताब में टॉपिक को चेंज कर दिया। अब ये सारे का सारा उसने महमूद गजनवी की किताब में से ही उठाया, वर्ड बाय वर्ड उठाया, लेकिन उसके आगे वाला एक सेंटेंस डिलीट कर दिया। वो सेंटेंस क्या था? इसके बाद उसने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि इस पूरे शहर को आग लगा दो। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ सबवर्शन जो हो रही है कि एक जो डिस्ट्रॉयर था उसे आपने कला प्रेमी दिखा दिया, बताया नहीं कि उसकी असलियत क्या है। प्लस आपने बोला कि ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ फेथ, जबकि वो कुरान का बहुत अच्छा जानकार था और वो कुरान का हाफिज था, उसे ज़बानी याद थी कुरान, और वो सारा कुछ कुरान से इंस्पायर होकर कर रहा था। तो वहाँ का टेम्पलेट आज तक वैसे का वैसे यूज़ कर रहे हैं जो उसने 1942 की किताब में लिखा था। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com.
जस्ट ए क्वेश्चन नीरज जी, ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर उठता है, हमेशा ही उठता है जब इस तरीके की चर्चा होती है कि आखिर क्या वजह थी नेहरू के इस तरीके के फैसिनेशन की कि जितने भी आक्रांता थे, आतताई थे, इन्वेडर्स थे, प्लंडरर्स थे इस्लामिक, उनको उन्होंने इस तरीके से एक देव स्वरूप क्यों देखा है? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके मन में क्या चलता था हम जान नहीं सकते। हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो मेरा कंक्लूजन कुछ और हो सकता है, किसी और का कंक्लूजन कुछ और हो सकता है। जैसे एक कंक्लूजन जो दिया जाता है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ। कई लोग अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल दिखने के लिए, ज़्यादा न्यूट्रल दिखने के लिए ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर वो सच्चाई दिखाता तो हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़ाई झगड़ा होता, तो हो सकता है उसने देश का भला करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको उसने डिलीट कर दिया। दिस इज़ वन आर्गुमेंट विच इज़ गिवन। लेकिन ये हेल्दी आर्गुमेंट नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यही सारा कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी में भी हुआ था। वहाँ पर जो होलोकॉस्ट हुआ था उसके बारे में भी ऐसा आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि अगर अब नया जर्मनी खड़ा करना है, वहाँ अगर हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि इस तरह का नरसंहार यहाँ किया गया, तो एक नफ़रत पनपेगी, एक नेगेटिविटी आएगी। लेकिन हिस्ट्री का मतलब ही ये होता है कि जो बुराइयां हुई हैं उन्हें आप बताएं, उनसे सीखें और उनसे अपने समाज को बेहतर बनाएं। तो जर्मनी ने इसके लिए कानून बनाया कि कोई अगर होलोकॉस्ट को डिनाई करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। और आज तक आप देखिए जर्मनी में सारा कुछ ठीक चल रहा है। इनफैक्ट वो कहाँ से कहाँ प्रॉस्पर कर गया अपने आप को। हमारे साथ साथ ही तो वो फ्री हुआ था, हम तो नहीं कर पाए। वहाँ पे आपको कोई डिस्कॉर्ड नहीं दिखाई देता, कोई वहाँ पे आपको एंटीसेमिटिज्म नहीं दिखाई देता, कोई वहाँ पे आपको आपस में दंगे होते हुए दिखाई नहीं देते, जबकि हमारे यहाँ वो रेगुलर फीचर है। तो ये आर्गुमेंट बड़ा फैलेशियस आर्गुमेंट है और ये सिर्फ अपने आप को ब्रॉड माइंडेड या इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए दिया जाता है। इनफैक्ट जर्मनी में तो दे टेक द स्कूल किड्स टू दोज कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। एग्जैक्टली। और वहाँ पे उनको बताते हैं, उनको उनकी जो सच्चा जो इतिहास है उससे उनका सामना कराते हैं और उनको बताते हैं कि देखो ये हुआ था। और होना भी ये चाहिए, होना भी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब ही है कि जो हुआ उसे सच का सच बताओ। और अब देखिए उसी आर्गुमेंट को आगे एक्सटेंड कीजिए कि उन्होंने कहा, मतलब कोई बोलता है कि यार वो हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं चाहते थे। अब मुसलमान तो अपने 2 देश निकाल चुके हैं, तो पर्पस डिफीट हो गया। प्लस हम हिंदू मुस्लिम की बजाय इस्लाम को एज आइडियोलॉजी बात करने की ज़रूरत है कि इस्लाम अपने आप में एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो रिलीजन के मास्क के पीछे छिपी हुई है। और उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमने सारी दुनिया को दरुल इस्लाम बनाना है। ये तो उनकी किताबों में लिखा है। और एक के बाद एक जितने इन्वेडर आए वो सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं। तो अगर आप इसे एक नकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चक्कर में दबा के रख रहे हो, तो जो बचा खुचा भारत है उसकी आज क्या स्थिति हुई है वो हम सबको दिखाई दे रहा है। कश्मीर, बंगाल, केरल देख लीजिए, यूपी में छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान बने हैं जो वीर सावरकर ने तब बता दिया था कि 500 पाकिस्तान बन जाएंगे। तो अगर वो इस तरह की हिंदू मुस्लिम यूनिटी चाहता था तो आइदर ही वॉज अटरली इडियट बिकॉज ही इज फेल्ड इन इट, और वो अंदर ही अंदर, अब कई लोगों में वैसी घृणा भरी होती है। सम पीपल आर फुल ऑफ हेट। मुझे तो ये लगता है कि ही हेटेड इंडिया। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हिंदुस्तान प्रॉस्पर करे। नहीं तो आप देखिए ना, बाकी जगह से एविडेंस लेना शुरू करिए। सरदार पटेल ने सारे देश को एक कर दिया। नेहरू को सिर्फ एक ही काम था कि उसने कश्मीर को जोड़ना था, नासूर बना दिया उसने। रियली है। तो एक ही बस उनको काम दिया गया था कि भाई तुम कश्मीर का इंटीग्रेशन देख लो। तो उसने जानबूझ के इस तरह के फेस्टरिंग वुंड्स हैं जो आज हम झेल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें इसमें बिल्कुल अपफ्रंट रहना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, सूडो इंटेलेक्चुअल बनने के बजाय वी शुड से कि ही वॉज एन ईविल गाय, या इवन इफ ही वॉज नॉट ईविल, उसने जो काम किया था वो ईविल है और उसका रिजल्ट आज हमें दिखाई दे रहा है। वी शुड थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो और वी शुड डील विद दीज आइडियोलॉजीज। मतलब इस तरह की जो विचारधारा है जो पूरी दुनिया में नफरत फैला रही है, उसको हम जब तक सामने से नहीं लड़ेंगे, सामने से हैंडल नहीं करेंगे, वी आर बाउंड टू लूज दिस वॉर।
एब्सोल्युटली ट्रू। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, सो आई थॉट आई माइट टेक योर ओपिनियन, वो ये है कि मूल रूप से नेहरू और इनके फोर फादर्स ये लोग मुस्लिम थे, और एक है ना, हाँ जी यार। ये क्या सही है, सत्य है, सच्ची बात है? देखिए, मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, कोई स्मोकिंग गन नहीं मिली मुझे। इसलिए आई वॉन्ट स्टेक दिस क्लेम कि मैंने इसके लिए ढूंढा। नहीं, दैट्स हाउ वी शुड बी, वी शुड बी ट्रूथफुल। हाँ, ट्रूथफुल, और मतलब यही है जो भी हमको सच्चा, जहाँ पे एविडेंसेस मिले वही बात करें हम। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत चलती रहती हैं, ये उनके दादा गियासुद्दीन गाजी थे और नहर के किनारे रहे तो नेहरू बन गए। हाँ, तो ये मैंने भी कहीं कहीं सुना पड़ा है, लेकिन मैंने भी कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ जो एक बहुत जेन्युइन एक जो प्रश्न उठाती है, वो ये है कि ओवर द डिकेड्स जो नेहरू और उनके जो परिवार जो आज तक चल रहा है, इनका जो मुस्लिम प्रेम है और इनकी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां रही हैं, जिसने भारत की ये दुर्दशा कर दी, उसके पीछे कोई ना कोई तो इनका एक थ्रेड है जो कनेक्टेड है। ऐसा मतलब ऑब्वियसली आप भले हमें एविडेंस ना मिले उसकी अलग बात है, लेकिन राइट, अगर कॉमन सेंस की दृष्टि से भी हम इस चीज़ को देखें तो कोई भी हिंदू अगर सच्चा होगा तो इस हद तक क्यों अपने हित के विरुद्ध जाएगा? ओके, देखिए, इसमें एक चीज़ तो मैं थोड़ा जो चेंज करना चाहूँगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बजाय अगर हम इस्लाम तुष्टीकरण बोलें तो शायद वो ठीक होगा, क्योंकि मुस्लिमों का भी तुष्टीकरण, ये कोई मुस्लिमों के भी दोस्त तो है नहीं। क्योंकि अगर मुस्लिमों के भी दोस्त होते तो मुसलमान की भी एस्पिरेशंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसी होती हैं कि मेरे घर में समृद्धि हो, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें। अगर उनको आप मदरसों में भेज रहे हो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हो कि वो बच्चा मदरसे में जाके पहले मौलवी के द्वारा उसका शोषण किया जाएगा, फिर उसका मानसिक शोषण होगा कि उसे नफ़रत सिखाई जाएगी, और फिर वो समाज में वो नफ़रत फैलाएगा, तो मुसलमानों का भी कोई भला नहीं किया इन्होंने, इस पूरे परिवार ने जो पिछले इतने समय तक शासन किया है, उनका भी बुरा ही किया। हाँ, इस्लाम ज़रूर फैला दिया इन्होंने, क्योंकि इस्लाम तो अपने आप में एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हमेशा विस्तार की तरफ ही जाएगी। और दूसरा, अगर हम इनके परिवार की जो पॉलिसीज़ देखनी शुरू करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमारे देश को तोड़ने के लिए ही बनी है, वैसे ही काम किया उन्होंने। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि आजकल ऐसे बहुत सारे हैं जो हिंदू परिवारों में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन वो भी हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान होगा तभी ऐसा करेगा। ये सिर्फ ये कि आप अगर अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके मन में नफ़रत भरी हुई है, उसका कारण कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, तो आप वैसे हो सकते हैं। जो हमारे जो ये रोमिला थापर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसने जो डैमेज किया है वो उसको आप किसी भी तरह से क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते। नहीं, उस पोजीशन पे बैठ के, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के, जो पहला शिक्षा मंत्री उन्होंने किसको बनाया, मौलाना आज़ाद को है। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक काफ़ी एक पर्पसफुल एक डेलिब्रेट एक चीज़ की गई कि हर एक के बाद एक शिक्षा मंत्री जानबूझ के मुस्लिम ही नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट मुस्लिम को बनाया आगे चल के सबको। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो एक सवाल उठाती हैं इस दिशा में कि ये क्या, क्यों ऐसा चाहते थे। हमने अपनी साहिब फिल्म में इसको कवर करने की कोशिश की जी, लेकिन अभी भी ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल पाया कि इस हद तक ये क्यों गए, क्योंकि वी हैव टू कॉल देम आउट है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अब हम लोग जिस काल खंड में हैं उसमें सत्य को स्थापित करना चाहिए, सत्य प्रकाश में हम लोगों को लाना चाहिए। यही आपका एक शिक्षक होने के नाते और एक हमारा एक फिल्म मेकर होने के नाते जो नेशनलिस्टिक फिल्म्स बनाता है प्राच्युम, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसका अन्वेषण करें और सच को निकाल के बाहर लाएं। तो ये इस तरीके से जो नेहरू, फिर उसकी बिटिया, फिर उसके बेटे, फिर उसके पोते, जो जिस तरीके से इनका है, जैसे आपने पढ़ा होगा नटवर सिंह जो की किताब में उन्होंने उल्लेख किया है कि अफ़गानिस्तान जब इंदिरा गांधी गई थी तो
मतलब उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो बाबर की कब्र पे जाके उसने बड़े आंसू बहाए थे। अब इसका क्या लॉजिक है? इसका एक ही लॉजिक है जी, कि जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था, जनरली क्या होता है, हम उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के डिसमिस कर देते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उस ओर पॉइंट आउट तो करता है कि इनका ज़रूर कोई ना कोई लिंक तो रहा होगा। तो टिल बिफोर द एडवेंट ऑफ सोनिया गांधी वो आपको दिखाई देता है, और सोनिया गांधी के आने के बाद तो दिखता ही है, वो तो एक कैथोलिक क्रिश्चियन थी क्या, है ही है। तो और इसका अब देखिए 2011 या 12 में यूनाइटेड नेशंस में कोई बात चली थी भारत की, तो उसमें भारत का महिमा मंडन किया जा रहा था कि इस देश में माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक सिख है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक मुस्लिम है जो अंसारी साहब थे, यहाँ की जो यूपीए की चेयरपर्सन है वो एक कैथोलिक क्रिश्चियन है। तो इस तरह का वो एक उनकी वेबसाइट पे आया था, ऑफिशियली आया था। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर के यूपीए चेयरपर्सन कैथोलिक क्रिश्चियन है, ये वहाँ से डिलीट कर दिया गया। राइट नाउ ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्यों डिलीट किया गया। अगर वो कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है तो क्या वो हिंदू है? और अगर ऐसा है तो क्या किसी मीडिया ने क्वेश्चन पूछा उनसे कि कैथोलिक क्रिश्चियन जब वहाँ लिखा गया था तो क्यों हटाया गया वहाँ से, क्या आप हिंदू हैं? आज तक वो ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं आई ये बताने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। हैड शी बीन तो ये तो बड़े गर्व से कहती ना कि मैं हिंदू हूँ। द मेयर फैक्ट कि ये चीज़ ब्रश अंडर द कारपेट की जाती है वो आपको बताता है कि इंटेंशंस कुछ और हैं। और वो 10 साल में आपने देखा भी है कि किस तरह से लाखों करोड़ रुपए हमारे देश में आया है क्रिश्चियन फंडिंग के थ्रू, और इन 10 साल में हमारे देश का जो डैमेज क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है वो किसी ने नहीं किया। और तो वो जो आपका क्वेश्चन चल रहा था कि पहले एक और थ्रेड चल रहा था जहाँ पर ये इस्लामिज़म की तरफ जा रहे थे, अब वो थ्रेड चेंज होके दूसरी तरफ चला गया जो और भी ज़्यादा डेंजरस है। तो शायद ये भी मुझे लगता है पब्लिक को अवेयर होना चाहिए इसके बारे में भी। अभी हाल में एक अपने पप्पू ने एक फ़ोटो पोस्ट की थी सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसमें पीछे मैडोना की एक मूर्ति रखी थी जी। हाँ, 2-3 दिन पुरानी बात है जी। तो यहाँ भी तो बहुत आजकल भी होशियार लोग हो गए हैं ना, तुरंत उन्होंने जो है सब वो निकाल के और उसको बताया कि तो ये है मतलब इन लोग का, तो उससे भी रिफ्लेक्ट हो गया कि इन लोग का क्या फेथ है। हाँ वो तो है ही है, मतलब ये बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कारण और आप जैसे लोगों के कारण जो ये बातें आगे लेके जा रहे हैं, अब इनको छिपने की जगह नहीं मिलती है और आगे मिलेगी भी नहीं। दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण अब ये समय बदल गया है ना, बेवकूफ आप नहीं बना सकते। आपकी हर चीज़ में दृष्टि है लोगों की, और लोग भी अब जागृत हो गए हैं जी। अब आपको वो उन चश्मों से नहीं देखने जो आपने पहनाया था, हाँ, चश्मा उतार के देख रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कैसे आपका रुझान हुआ, कैसे रुचि हुई इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर बनने की दिशा में जी। बल्कि आपको तो प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ होना चाहिए। कोई चेयर बनवा देते हैं। लेकिन जनरली हिस्ट्री की दिशा में कैसे इतना रुझान हुआ, रुचि हुई? हाँ, देखिए मैं आपसे थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था कि मुझे लगा था कि हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये बेकार सब्जेक्ट है, बच्चों का समय नष्ट करता है। लेकिन अब मेरे उस सोच में 180 डिग्रीज़ का चेंज है। मुझे लगता है कि अगर हमें विश्वगुरु बनना है, जो कि हम चाहते ही हैं और मोदी जी बार बार कहते ही हैं, तो तभी संभव होगा जब हम अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाएंगे। क्योंकि इतिहास केवल एक सब्जेक्ट की तरह नहीं होना चाहिए, और हमारे देश का इतिहास तो इतना इंटरेस्टिंग है कि आप जितना पढ़ते जाएंगे आपको दिखेगा कि इतने हमारे वीरों ने बलिदान दिया है कि गर्व होने लग जाता है कि संसार के सबसे जो नीच राक्षस थे वो हमारे देश पे हमला कर रहे थे, और हमने उन्हें ना केवल 550 साल तक रोक के रखा, जब वो घुस भी गए तब भी उनका निरंतर विरोध किया, एक दिन उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। तो अब मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
होना चाहिए, हर बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। बहुत सही। और जो आपका कहना है कि रुझान क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ कि जब मैंने देखा कि कैसे ब्रेन वॉशिंग हुई है, तब मुझे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस समझ में आई है।